कीन्स के उपभोग फलन के बारे में आपको पढ़ चुके हैं, जिसमें कीन्स ने कहा था कि अगर हम आय कर रहे हैं तो आय का एक हिस्सा उपभोग पर व्यय करते हैं, तो आय और उपभोग के बीच के संबंध को ही उपभोग फलन के नाम से जानते हैं। अब आय का एक हिस्सा हम उपभोग पर व्यय कर रहे हैं, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने पर, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो भी तो बचत होगा। और कीन्स ने यह कहा था समय के साथ साथ आय में वृद्धि होती चली जाती है तो उपभोग में वृद्धि होगी, लेकिन आय की वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होती है। मतलब साफ है कि आय बढ़ रहा है, उपभोग भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है बचत भी बढ़ेगा, तो बचत का अनुपातिक वृद्धि उपभोग की अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम होता है। तो आज का ये पूरा क्लास हमारा बचत से रिलेटेड है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बचत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकसित अर्थव्यवस्था में निवेश पर जोर दिया जाता है, लेकिन कीन्स का जो सिद्धांत है उसके अनुसार विकासशील देशों में बचत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहाँ पहले लोग बचत करेंगे, फिर बचत का एक हिस्सा आगे जाके निवेश करेंगे, लेकिन बचत जरूरी है। तो बचत क्या है? बचत वो भाग है जो खर्च करने के बाद बचता है आय में से। तो हम आज बात करेंगे बचत फलन क्या है, इसमें से हमें बात करना है एपीएस क्या है, एमपीएस क्या है और मल्टीप्लायर से वो किस तरह से संबंधित है। तो सबसे पहले तो बचत का अर्थ समझे। बचत आय का एक हिस्सा है, आय का एक भाग है, तो इनकम के बाद बचता है, मतलब साफ है आय का जो भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं होता है उसे हम बचत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी इनकम 10,000 है, ये हमारी आय है, और आय को जो है शॉर्टकट में वाई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो और उपभोग को जो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आय का 10,000 है, उसमें से हम अपने उपभोग पर व्यय कर रहे हैं कितना, 1,000 रुपए, हम 7,000 रुपए। तो 10,000 में से 7,000 रुपए खर्च किया, इसका मतलब अभी भी कितना बचा हुआ है, 3,000 रुपए बचा हुआ है। तो ये 3,000 रुपए हमारा क्या होगा, बचत होगा, यानी कि सेविंग होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आय में से उपभोग को घटा देंगे तो जो राशि बचती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बचत कहते हैं। इस प्रकार से जब हम बचत फलन की बात करेंगे, यानी कि सेविंग फंक्शन की बात करेंगे, तो आय और बचत के बीच, यानी कि बचत की मात्रा और आय के स्तर, इन दोनों के बीच के संबंध को, क्योंकि बचत हमेशा आय पर निर्भर करता है। उपभोग में एक बात कहा था कि आपकी इनकम ना भी हो तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च करोगे। एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कमा नहीं रहा है, लेकिन उसके खर्चे स्टार्ट है। एक बुजुर्ग आदमी वो भी नहीं कमा पाता, लेकिन उनके भी खर्चे होते हैं। मतलब जिंदगी को जीने के लिए आप एक न्यूनतम राशि तो खर्च करेंगे ही करेंगे, उसके बाद आय की वृद्धि के साथ साथ आपका उपभोग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन बचत आय पर ही होता है। इनकम होगा तभी आप बचत कर पाएंगे, क्योंकि बचत में से उपभोग को घटाने के आय में से उपभोग को घटाने के बाद ही बचत प्राप्त होता है। इसका मतलब साफ है कि बचत हमेशा आय पर निर्भर होता है। तो बचत और आय के बीच के संबंध को ही बचत फलन के नाम से जानते हैं। इसको कुछ इस पर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि S इक्वल टू F ब्रैकेट Y, मतलब हमारा जो सेविंग है वो किसका, आय का भाग है, आय का ही एक हिस्सा है। अब यहां से आ जाता है बचत प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत का होना, टेंडेंसी का होना, कि अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति किस प्रकार से है, बचत की जो है आदत किस प्रकार से। तो जब हम बचत प्रवृत्ति को हम डिफाइन करेंगे, इसके अर्थ को बताएंगे, तो सिंपल सा अर्थ निकल के आता है कि आय और बचत के बीच के आनुपातिक संबंध को बचत फलन कहा जाता है। मतलब एक आनुपातिक, एक रैशनल रिलेशन होता है, एक गणितीय संबंध जब निकालते हैं कि आय हमारी इतनी है, आय का इतना भाग बचत कर रहे, तो इसके बीच का जो संबंध होता है बचत प्रवृत्ति। अब इस संबंध को दो कारकों से समझा जा सकता है, एक है औसत बचत प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, जब औसत बचत प्रवृत्ति की हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपीसी, ये एपीसी है, सॉरी एपीएस, सॉरी एपीएस है। वहीं पर हम सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव
और शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको MPS। अब ये दोनों है क्या, इसकी मीनिंग और एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। पहला टर्म है हमारा औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि APS। कुल आय और कुल बचत के बीच का जो संबंध होता है ना, उसको हम औसत बचत प्रवृत्ति ये कहता है कि कुल आय का कितना भाग बचाया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। समाज की आय और बचत के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। सिंपल सा होता है, यहाँ पर बताते हैं कि औसत बचत प्रवृत्ति इक्वल टू होता है S/Y, मतलब आय का कितना हिस्सा हमारा बच रहा है। जब इस संबंध को बताया जाता है, कुल आय कुल बचत के बारे में जब बताया जाता है, उसी को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अर्थव्यवस्था में आय जो है कितना, 1000 रुपए है। उस 1000 रुपए में से वो 900 रुपए व्यय कर दे रहा है। तो अगर 900 रुपए व्यय कर देता है तो जाहिर सी बात है उसकी सेविंग कितनी होगी, 100 रुपए। तो फॉर्मूला है औसत बचत प्रवृत्ति का APS इक्वल टू S/Y। तो यहाँ पर APS सेविंग कितना है, 100, और इनकम कितनी है, 1000। इसका मतलब होता है APS कितना, 0.1। हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में आय का 10% बचत है, 90% क्या है, वह है। अब औसत बचत प्रवृत्ति को अगर हम डीपली समझे, औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अगर इस संबंध को देखेंगे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा आय का एक भाग उपभोग पर व्यय होता है और एक भाग बचत पर व्यय होता है। इसलिए अगर हम दोनों तरफ इसको आय से भाग कर देंगे तो Y/Y हो गया, C/Y हो गया, S/Y हो गया। तो यहां पर C/Y हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, S/Y हो गया औसत बचत प्रवृत्ति, और इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसका मतलब होता है पहला हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर APS प्लस APC दोनों का टोटल एक हुआ। तो ऐसे में अगर कभी हमें APS औसत बचत प्रवृत्ति निकालना है तो एक में से औसत उपभोग प्रवृत्ति को माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर अगर कभी हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो एक में से औसत बचत प्रवृत्ति को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है कि अगर औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो बताओ औसत बचत प्रवृत्ति हमारा कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर औसत बचत प्रवृत्ति निकालेंगे, एक में से हम 0.75 को माइनस कर देंगे, या जगह 0.25। ये हमारा, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुई हैं, ठीक है। जब एक चीज निकाल लोगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत का मतलब होता है परिवर्तन का होना। एक अर्थव्यवस्था में आय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज अगर आय जितनी है कल जाती बात बढ़ेगी या थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आय में परिवर्तन होता रहता है। आय एक परिवर्तनशील तत्व है, तो आय में परिवर्तन अगर होता है तो बचत में भी परिवर्तन होगा। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी बचत भी तो बढ़ेंगी। तो आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन के संबंध को बताने वाले तत्व को ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आय में वृद्धि के साथ साथ बचत में होने वाली वृद्धि के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं MPS। का फार्मूला है डेल्टा एस अपन डेल्टा। यहाँ पर जो डेल्टा S का मतलब होता है बचत में वृद्धि, और डेल्टा Y का मतलब होता है यहाँ पर आय में वृद्धि। उदाहरण देखिए, एक अर्थव्यवस्था में आय 100 रुपए था, 100 से बढ़ के ये कितना हुआ, 1100। मतलब आय में परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे आय में परिवर्तन डेल्टा Y 100 से 1100 हो गया, तो कितना रुपए का परिवर्तन हुआ, 100 रुपए का, ठीक है। उपभोग व्यय पहले 900 रुपए करता था, 1000 इनकम तो 900 खर्च करता था, अब इनकम बढ़ के 1100, तो खर्च कितना हो गया, 950। तो यहाँ पर उपभोग में परिवर्तन हो गया कितना, 50। मतलब 100 रुपए बढ़ा है तो 50 रुपए खर्च भी बढ़ा है। तो इस प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति मतलब कितना हो गया, डेल्टा S अपन डेल्टा Y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50/100। इस तरह से बचत में भी 50 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा Y हमारा 100 है, डेल्टा से ये है, तो डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा 100 - 50 यानी कि
50। इसका मतलब होता है 50 को 100 से भाग करेंगे, ये 50, यानी कि अर्थव्यवस्था का 50% उपभोग पर खर्च हो रहा है और 50% बचत पर खर्च हो रहा है। अगर इस प्रकार से हम जो है किसको देखेंगे, संबंध को देखेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में क्या संबंध है। सिंपल है कि अगर आय का एक भाग उपभोग पर व्यय होता है और एक भाग बचत पर व्यय होता है, तो आय में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन का एक हिस्सा उपभोग और एक हिस्सा बचत। तो इस प्रकार से दोनों तरफ अगर डेल्टा वाई से भाग कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से जाता है, वाई से वाई कट गया एक, इसको बोलते हैं एमपीसी, इसको बोलते हैं एमपीएस। और यहीं से एक क्वेश्चन बन के आता है, अगर एमपीएस निकालना था 1 माइनस एमपीसी, और कभी एमपीसी निकालना होता 1 माइनस क्या बन जाता है, एमपीएस। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थव्यवस्था का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है, तो बताओ एमपीएस कितना होगा। तो यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति आ जाएगा हमारे पास एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको इस टर्म को समझ के रखना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमारे सामने निकल कर आता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणांक के बीच में क्या संबंध है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणांक में प्रत्यक्ष संबंध होता है, इससे इसका उल्टा होता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणांक के बीच में विपरीत संबंध होता है। क्या सा संबंध होता है, विपरीत। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K इक्वल टू 1/MPS से। मतलब यहां पर साफ है, अगर एमपीएस बढ़ा तो हमारा K क्या हो जाएगा, कम होगा। वहीं पर एफपीएस अगर कम होता है तो K क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कैसा हुआ, यहाँ पर देखो, अगर एमपीएस हमारा 0.20 है तो K इक्वल टू 1/MPS इक्वल टू 1/0.20, मतलब 100/20, समझ कितना हो गया, 5। ठीक है, तो वहीं पर अगर हमारे पास एमपीएस बढ़ गया, एमपीएस इक्वल टू 0. कितना हो गया, 25 हो गया, तो K इक्वल टू कितना जाएगा, 1/0.25 इक्वल टू 100/25 इक्वल टू 4।